बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ दोस्तों मैं हूं अंजुम सहराई। दोस्तों आज बड़ी गजब की बारिश है लिया में, मौसम खासा शदीद खराब है, तूफान बारह है, बिजली बंद है और हमारे साथ ये सानिया रहा कि पिछले 3 दिन से हम बिजली की बंदिश का शिकार रहे। हमारा ऑफिस, हमारी जहाँ हमारा ये ऑफिस है वो भी, और प्रोग्राम हमारा डॉक्टर साहब के साथ कल था, लेकिन ट्रांसफार्मर के खराब होने के सबब आज पे रखा। आज भी सूरत हाल ये है कि इंतहाई शदीद मौसम खराब है। मुझे नहीं पता कि मेरा ये जो यूपीएस है वो कब तक चल पाएगा। बहरहाल डॉक्टर साहब ने बड़ी हिम्मत की है, बड़ी मोहब्बत की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी मतलब आप जानते होंगे मेरे मेहमान को, डॉक्टर जावेद किंजाल, जिला लिया के इंतहाई मुतारिक सियासी, समाजी, फलाही शख्सियत। अप्रैल 1990 की बात, सुबह पाकिस्तान माहनामा मैगजीन था और डॉक्टर साहब मेरे ऑफिस तशरीफ लाए। नौजवान थे, यंग थे। आज से यूं जानिएगा कि अब 2018 है और 90 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया सर? 28 साल कबल की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने एक तहरीर लिखी, बिलावल, एक मुख्तसर सा अफसाना था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको पढ़ के सुनाता, लेकिन इस वक्त जो हम इंतहाई शदीद इमरजेंसी की हालत में है, बिजली की वजह से और मौसम की वजह से, उस जो अफसाने का जो माखज था वो हमारा हेल्थ के हवाले से हमारे डॉक्टर हजरात के रवैये थे। ऐसी जी बिल्कुल ऐसे। वो एक बूढ़ी औरत होती है, बच्चों को लेके आती है और फिर वो बच्चा जो होती है। डॉक्टर साहब ने जो मौजूए तहरीर बनाया वो इनका अपना कबीला था और उस कबीले की बेइज्जती थी। इससे जाहिर होता है कि डॉक्टर साहब की सियासी समाजी नजरियात क्या होंगे, कितने सच्चे होंगे। उनकी पहली तहरीर 28 साल पहले की तहरीर जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इस वक्त पीपल्स पार्टी के जिले जनरल सेक्रेटरी हैं। इब्तिदा भी डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है आपने पीपल्स पार्टी से की। कुछ बताएंगे अपने बारे में, अपनी जद्दोजहद के बारे में? अल्लाह करेगा साथ देगा यूपीएस हमारा। जी ऐसे है। मैं जो पॉलिटिकल लाइफ है मोस्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जिसको आप लेफ्ट की पॉलिटिक्स कहते हैं, पीपल्स पार्टी में था, या फिर मैं जब कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पर भी हमने एक लेफ्ट की तंजीम बनाई थी ईगल्स के नाम से। जी मैं उसका पार्टी चीफ भी रहा हूँ, मैं स्टूडेंट यूनियन का भी हिस्सा रहा हूँ। तो नज़रियाती तौर पे हमने लेफ्ट की पॉलिटिक्स की है। जब मैं यहाँ 88 में आया तो मेरी अंजम भाई जिंदगी में ऐसा हमेशा हुआ है, पता नहीं बाकी लोगों के साथ कैसे हुआ है, कि मेरी लाइफ अमूमन अपनी प्लानिंग से नहीं चलती रही। अच्छा। जिंदगी में कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो मुझे ऐसा टर्न दे देता है कि वो एक नया ट्रैक जो है वो मेरे लिए वो मुंतखब कर देता है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब कोई ऐसा डिसीजन लेना हो, आपने कोई ऐसी चीज करनी है तो सोचो विचार जरूर करें, लेकिन उसको आप उस पे कोई ऐसे विटी ना हो जाए बहुत ज्यादा। वक्त जो है या जो वाकयात है वो अमूमन आपका जो रास्ता है सोच का या आपका लाइफ का अमूमन खुद मुतय्यन करता है। आप तो लेफ्ट से चले, लेफ्ट में हैं वो, आजकल लेफ्ट और राइट की सियासत नहीं है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे ही मैं तो 88 में आपको पता है नौकरी करता था जहाँ मेडिकल ऑफिसर था, और बतौर मेडिकल ऑफिसर भी मैंने अच्छा खासा एक नामी कमाई थी। उस वक्त के जो लोग हैं वो ये जानते हैं। बस एक सानिया हुआ, मेरा ट्रांसफर हो गया यहाँ से राजनपुर, तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आप राजनपुर जाना नहीं चाह रहे थे? हाँ, मेरे छोटे छोटे बहन भाई थे, फैमिली थी, बाप था, माँ थी। वो भी ट्रांसफर भी शायद बुनियादों पर? हाँ, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थी वो। उसके बाद फिर एक मज़ामत की एक दास्तान शुरू हुई, मेरे खिलाफ मुकदमात बने जिनकी तादाद कमोबेश 50 है, जिसमें मर्डर, ट्रिपल मर्डर, अगवा बरे तवान, पता नहीं कौन कौन सी, जो ताज़ीरात पाकिस्तान का कोई एक ऐसा चैप्टर नहीं था। जैसे मारा भी था, जो किसी को अगवा भी किया।
नहीं, ये सारी सारे- पॉलिटिकल थी, हर कोई जानता है। अच्छा। और जिन्होंने बनाए थे वो भी आजकल बड़े शर्मिंदा से करते हैं। बस वो मज़ामत की एक दास्तान है, वो हम आपने इलाकाई सतह पे जो आपके साथ रवैया पॉलिटिकल बुनियादों पर हुआ, उससे आप में मज़ामत की एक जो है ना सोच पैदा हुई, मज़ामत को ज्यादा पहले भी मज़ामत थी आपके अंदर, लेकिन फिर मज़ामत की सियासत ज्यादा आ गई। नहीं, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। जी जी। तो मैं बड़ा सबमिसिव किस्म का समझा जाता था कि जहाँ पे किसी निगोशिएशंस की जरूरत हो, कहीं पे किसी को कन्विंस करना हो, तो मुझे भेजा जाता था। ये मेरे अंदर मज़ामत कारी का भी एक ट्रेंड है, ये मुझे नहीं पता। ये इंस्टिगेट तब हुआ है जब जो लेफ्ट की सियासत है वो थी मज़ामत की सियासत ना। हाँ, ये सही है आपकी ये बात। आप जो लेफ्ट में जो लोग थे, यानी वो जाहिर है मज़ामती लोग थे, ये वो सही है, उनका क्रिटिकल ज़हन लोग थे, प्रोग्रेसिव लेफ्ट लोग पे थे। जाता था तो वो ऐसा करते थे। अच्छा, तो वो उस के बाद जब आप आए और उसके बाद आपका तबादला हो गया, उसके बाद आपने रिजाइन दे दिया? बस मैं उसके बाद फिर नौकरी पे गया। रिजाइन दे दिया? रिजाइन मैंने दिया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर मैंने इलेक्शन लड़ना था, फिर मैं हाई कोर्ट में गया। अच्छा। मैंने कहा कि मुझे आप बताया जाए कि मैं नौकरी में हूँ या मैं नहीं हूँ। फिर वहां पे सेक्रेटरी हेल्थ आया तो उसने कहा कि जी हम इनका रिजाइन जो है वो आज से एक्सेप्ट कर लिए। तो फिर उनको हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा नहीं ऐसे ना करें, इन्होंने क्योंकि पॉलिटिक्स में जाना है, आप इनका उस दिन से एक्सेप्ट करें जिस दिन से इन्होंने रिजाइन दिया हुआ है। तो इस तरह मेरी आपकी सियासत की इब्तिदा में हमारी अदालत आलिया का भी बड़ा हाथ है। हाँ जी, बिल्कुल तावन है। अगर नहीं तो 2 साल मजीद आपको तो कह सकते थे कि आप नौकरी जाने से। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इब्तिदा कहाँ से की सियासी अमल की? किसी सियासी जमात में दाखिल हुए या फिर कैसे? मेरा ट्रेंड पहले दिन से ही था अपना लेफ्ट की पॉलिटिक्स का, यहाँ पे जो लेफ्ट में तो नैब भी थी ना जी, नैब भी थी, मिराज उमर खान भी थे और बहुत से लोग थे, मेरे साथ भी थे, लेकिन पीपल्स पार्टी तो खालिस्तान लेफ्ट की सियासत नहीं करती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो एक करिज्मेटिक पॉलिटिशियन थी, वो पॉपुलर सियासतदान थी और किसी हद तक लेफ्ट को उन्होंने साथ लेने के चलने की कोशिश भी की थी। एएनपी आप ठीक कहते हैं, वो भी पॉलिटिक्स के लिए अच्छा फील्ड था और अच्छा प्लेटफॉर्म था, लेकिन यहाँ पे जो पंजाब जिसको हम कहते हैं इसमें उनकी इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं थी। तो फिर मैंने यही जाना। मेरा ख्याल है इसमें एक वजह ये भी बनी हुई शायद पीपल्स पार्टी में जाने की कि आपके जो मध्य मुकाबले लोग थे उन्होंने बाकी सारी जमातें संभाली। ये ऐसे ही था कि जब मैं 88 में मेरा ट्रांसफर हुआ तो उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर था, तो पीपल्स पार्टी के लोग जो थे उनसे ज्यादा फिर अच्छा, ये कौन से साल की बात जब आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की? 1990 में। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के आप सिटी सदर बने? नहीं, मैं सिटी सदर नहीं बना, मैं तहसील का सदर था। अच्छा, मैं सीनियर नायब सदर था जिला का। और मैं फिर आपने एक सूबाई इलेक्शन भी लड़ा और वो इंडिपेंडेंट लगा? हाँ, वो ऐसे है कि पॉलिटिक्स में जब आप सियासी कारकुन होते हैं और आप इतना ज्यादा सेक्रीफाई करते हैं तो आपको यकीनन ये होता है कि आपको पॉलिटिकल ग्रोथ होनी चाहिए। आपकी हर सियासी कारकुन अपनी पॉलिटिकल ग्रोथ चाहता है, लेकिन मैं समझता था कि वो जो टिकट उस वक्त दिया गया था हमारे कुछ दोस्तों को वो पैसे की बुनियाद पे दिया गया था। तो मुझे मेरा बड़ा दुख था। मैंने दरख्वास्त दी थी क्योंकि मैंने कौन थे यूपीपी के उम्मीदवार इतना एक्टिवली पॉलिटिक्स से उस वक्त पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आपके 263 से आपने 63 से लड़ा था। तो 263 कौन उम्मीदवार थे? सदर भट्टी साहब थे। अच्छा, उनके मुकाबले में आपने भी एक वो दी, क्या नाम है, दरख्वास्त दी गो के एक्टिव और एप्लीकेशन में आपको टिकट नहीं मिला, आप आजाद खड़े हो। ऐसे ये एचडीपी क्या था? ये जो आपके मैंने रिजल्ट देखा आपका, उस पे एक इंडिपेंडेंट लिखा होता है, एक एचडीपी, ये क्या था? आपके नाम के आगे एचडीपी से कोई किसी पार्टी का टिकट था? वो पार्टी टिकट तो कोई नहीं था, लड़ा तो मैं आजाद था। वो भी मैंने दरख्वास्त दी थी, लेकिन फिर मैं पार्टिसिपेट इसलिए नहीं कर सका था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई थी। ये आपने 4,500 वोट दिए? कौन बेशैसी? हाँ, ऐसे ही है, इतने तो वैसे मिल जाते हैं। नहीं, 4,500 वोट नहीं मिलते। हमारे जैसे लोग लगते रहे और वो आपको बड़ा एक वो था, आपका अपना इलाका था। वैसे आपका अपना जो जन्म इलाका है वो आपका 263 है? नहीं, 63 मैं तो अब अभी देखना वो एक अलग 88 90 से हम लोग वो आगे चली सारे ऐसे आपका आपकी जो यूनियन काउंसिल है आपका घर है वो पीपी हल्का 263। अच्छा, जहाँ से अब आपके अजीज और हमारी बहन जो है वो मेंबर जिला काउंसिल हमारी जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनको तो
मेरे ख्याल मखसूस नशिस्तों पे आई है, लेकिन जो आपके अजीज हैं यूनुस कंजाल साहब, जिसे जो असल में आप चेयरमैन हैं, वो वोट आपको मिले हैं और आपने उन्हें बनवाया। नहीं चेयरमैन है वो, नहीं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन यह जो वो और भी उन्होंने- आप आपके अपने आबाई हल्के से बने। और उन्होंने एक्स जिला नाजिम को रहा है, उस जिला नाजिम को जो 70 साल से वहाँ सही, से सही। मुंतखब होते हैं। लेकिन लोग कहते हैं डॉक्टर जावेद कंजाल है, लेकिन मैं लोग ये कहते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने जिस समय किया लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा आपने तो डॉक्टर साहब को वोट दिया। लेकिन पिछला दफा जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो मैं कोटला हाजी शाह से लड़ा था और मैं 2500 वोटों से जीता था। वो इसी शहर के हल्के में शामिल है। अच्छा, यानी आपने वो अपने हवाई हल्के को छोड़ के जहाँ से आपको चेयरमैन मुंतखब किया कोटला हाजी शाह वालों ने, मैं अगर उनको आपने अहमियत दी। अब आने वाला जो मुस्तकबिल है वो आपका, यानी कि जो सबका हमारा 100 जी मेरा शहर काल का है, शहर का है। बिल्कुल इसी से। अच्छा, ये अब आप जो है वो दो यानी सीटों के उम्मीदवार हैं, एनएबी और पीपीपी, और ये सभी हम देखते हैं जितने भी आपके की उम्मीदवार हैं वो सारी तकरीबन उम्मीदवार हैं, कैसे होगा? जी बिल्कुल सही है। अन्य 182 का तो अंजम भाई मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे कैंडिडेचर की बड़ी शदीद शॉर्टेज है, और मैं जो अवेलेबल लॉट है 23 यूनियन काउंसिल्स में मैं वाहिद आदमी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिसकी वहाँ पे कोई फुटिंग, कोई उठक बैठक, कोई जान पहचान, कोई रूट, बाकी जो है कोई ग्रोथ, बाकी जो हमारे या हमने वहाँ पे चैरिटी का काम शाम किया हुआ है, तो वो मतलब है कि मेरी जान पहचान अकेला मैं ही हूँ जिसकी वहाँ पे एनए आप ये कहते हैं कि आपके जो चेयरमैन जिला हैं पीपल्स पार्टी की और जो एनए के उम्मीदवार हैं जनाब भुल्लर साहब, रमजान भुल्लर साहब वही है ना, उन्होंने भी अपने आप को शो किया हुआ है कि मैं भी एनए का उम्मीदवार हूँ, तो वो उनकी जान पहचान ज्यादा नहीं है। देखिए मैं आपके मैं आपको गुजारिश करूँ कि जब आप किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जब आप किसी पार्टी में होते हैं, तो बाज़ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं होते, या आप समझते हैं कि जी मुझे मेरा हिस्सा प्रॉपरली नहीं मिला। लेकिन पार्टी जब देख रही होती है तो जमात की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कुछ उनकी अपनी सोचें होती हैं, और बाज़ का बेहतर भी होती है। ये चेयरमैन साहब का डिसीजन है, मैं कन्फ्रंट नहीं कर रहा, मैं उनसे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। जो डिसीजन चेयरमैन साहब ने किया है या हमारे लीडर ने किया है, मुझे उसका एहतराम है, मैं उनको प्रेसिडेंट भी मानता हूँ, और जमात जो डिसीजन करेगी मैं उसको वे भी करूंगा अगर उनको टिकट चला जाता है तो। लेकिन जहां तक अपना केस प्रेजेंट करने की बात होती है तो वो तो आपका भी हक है, मेरा भी हक है कि हम जमात को और पार्टी के अंदर नहीं, वैसे एक सियासी कारकुन अभी आप एक जमात में हैं और जमात में हम सब सारे लोग कैंडिडेट हैं, और कल लोग बहुत से लोग आपसे तवक्कुआत किए हुए हैं, डॉक्टर जावेद साहब इलेक्शन लड़ेंगे, फलां साहब लड़ेंगे, हर बंदा अपना एक ज़हनी एक वो बना लेता है, मैदान बना लेता है, ताल्लुक बना लेता है, तो खुदा ना खास्ता आपको टिकट नहीं मिलती, और जो आपके दोस्त हैं वो आपको कहते हैं नहीं जी डॉक्टर साहब आपने तो लड़ना है इलेक्शन, ये क्या बात है? हमने तो पूरे 4-5 साल आपके लिए किए, फिर क्या हो? जीतो जो तो हमने 25 साल की ना, फिर क्या हो? नहीं, हम पार्टी को ओबे करेंगे जो जमात का फैसला होगा। वैसे रिवायत तो नहीं नजर आ रही है पीछे से। हाँ, रिवायत साहब का रिवायत तो नजर नहीं आ रही। रिवायत यही है कि जिसने इलेक्शन लड़ना हो, वो लड़ना है, जो पॉलिटिकल आदमी है उसने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन मेरा फैसला ये है कि अच्छा डॉक्टर साहब चलें आगे चलते पार्टी को ओबे करेंगे। ये जो आजकल आपने माशाल्लाह खासा प्रोटेस्ट किया और उस पर आपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए लिया तो सपोल और रेगुलेटरी हेड के हवाले से, क्या मौक़िफ़ है आपका? क्या लिया तो सपोल क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है और क्यों कह रहे हैं कि वो गलत जगह पर है, क्या इसकी वजह? पैदल भाई मैं आपको गुजारिश करूं कि लिया तौसा पुल के लिए जो जमीनी हकीकत है कि अभी ना इसकी कोई फंडिंग हुई है और ना इसके बारे में कोई सीरियस है। उसका आवाज तो हो गया, 50 लाख रुपए की ग्रांट दी गई थी, 10 लाख का आया, वहां पे उन्होंने एक अपना छोटा सा ऑफिस बनाया है। हमें पुल बनवाने का बड़ा शौक है, हम ये चाहते हैं कि इसको कल नहीं आज बनना चाहिए,
इसके लिए हमने सदियों से कुर्बानियां दी हैं ठीक। और इसके लिए हमने बड़ी स्ट्रगल की है। ठीक। इसको जहां तक ले आने में जहां तक और लोगों का हाथ होगा हमारा भी है। ठीक है। जो उन्होंने अभी फिजिबिलिटी इसकी बनाई है, जो कंसल्टेंसी फर्म थी, ठीक। मैं आपको दिखाऊंगा उनकी जो मिनट्स हैं, उस पे उन्होंने ये पहले दिन कहा है कि आपने ये अगर पुल बनाना है तो इसकी फिजिबिलिटी के लिए हमें 1.5 साल चाहिए होगा। अच्छा। हम इधर आके रहेंगे, लोगों में बैठेंगे, लोगों से मिलेंगे, दरिया को हम उन्होंने तहरीरी तौर पर लिखा है। तहरीरी मैं आपको कर दिया पढ़ा हुआ है मेरे साथ। अच्छा। इतनी मोटी किताब है। अच्छा। उन्होंने कहा जब 1 महीने में बना के दे, 1 महीने में फिर यही बनती है उस फिजिबिलिटी के मुताबिक। यानी उन्होंने मारूजी हालात से बेखबर, बेखबर, यानी वो जो हमारी डिमांड है या लोगों की डिमांड है, वो पॉइंट जहाँ पे आपने खुद देखा है, बस्ती डुल्लू जहाँ पे दरिया का कटाव जारी था जी, उन्होंने कहा जी जहाँ पे पुल बना दे। ये सिर्फ नंबर टिकाने वाली बात, नंबर टिकाने वाली पुल बना दे यहाँ पे बस्ती डुल्लू में। मैं गुजारिश करता हूँ बस्ती डुल्लू पे उन्होंने कहा पुल बना दे, तब जहाँ पे ये एरोजन का शिकार थी। बस्ती डुल्लू से लेके तो ये जीपीओ चौक जो हमारे जहाँ तक 5 किलोमीटर से कम इलाका बनता है, ये शाहबीब से लेके जाएंगे 320 फुट चौड़ी सड़क और 50 फुट ऊंची। 5 किलोमीटर पे वहां से पुल होगा 1.5 किलोमीटर का। फिर उससे आगे 20 किलोमीटर का इलाका है रेतले तक। ये जो 20 का वो और 5 ये, हाँ जी, 25 तकरीबन 25 है। तो ये जो 1.5 किलोमीटर का इलाका है, इसमें से सारे पानी को इकट्ठा करके गुजारना है। एक दीवार बनेगी पानी की 50 फुट ऊंची, जो कि पिछले 3 यूनियन काउंसिल लोहाट नशेब, सुमरान नशेब और बस्ती शाहबूबा इन तीनों को गर्क कर देगी और लिया शहर का भी डूबने का खतरा है। इसकी बजाय अगर इसको आप उस जगह ले जाएं, चलो अब उसी जगह बना दें जहां पे दरिया बह रहा है। दरिया इस पुल की लोकेशन से इस वक्त कम से कम 6 किलोमीटर मगरब की तरफ बह रहा है। ये पानी को फिर खींच के, घसीट के, खोद के बस्ती काजी से इधर ले आएंगे, दरिया के इस किनारे पे, दरिया को इधर बहाएंगे। ये मजीद खतरा पैदा करेंगे हमारे लिए भी और हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी, दरिया अपना शहर के लिए भी। ये बड़ा नुकसानदायक है। इसकी बजाय इस पुल को बनना चाहिए जहां पे दरिया बह रहा है, वहां पे ये नहीं बनाते तो इसको वहां बनाए जिधर लिया तौसा नाम है, लिया तौसा बॉर्डर पे बना दे। अदरवाइज ओरिजिनल ड्राइंग है रिवर इंडस की, वो है कस्बा नुतकानी जो है, उसके साथ इसको बहना चाहिए। ये बनाए हमने कहा। अच्छा, कस्बा नुतकानी से लिया में कहाँ है? लिया में ये ऐसे आया कि पहले इसकी जो ठेका शेका है पतन का, ये भी डेरे गाजी खान में होता था। ये आप गुलाम फरीद मेरानी साहब हमारे पार्टी हेड हैं, उनसे पूछ ले। जब वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें भी आमदनी होनी चाहिए, पतन का ठेका आप हमें दे दें। पहले बेहतर युद्ध ही था और इसका जो सारी वो जो मलकियत है ये डेरे गाजी खान की थी। नहीं, अभी आपका जो मुजवजा तजवीज है आपकी, ये तो यहाँ बन रहे ना, वो तो हुकूमत कह रही है हम यहाँ बना रहे हैं, लेकिन आपकी जो आपने जो होमवर्क किया है उसके मुताबिक कहाँ ज्यादा मुनासिब है? जहाँ पे दरिया इस वक्त बह रहा है, कहाँ बह रहा है? जिधर ये पुल बना रहे हैं उससे 6 किलोमीटर मगरब। कौन सा मोड़ है? यही सुमरान नशेब, शुमाली कच्चा और डुल्लू नशेब का बॉर्डर बनता है जहाँ पे खत्म होता है। तो आपने इसका पेपर वर्क करके कोई हुकूमत को भेजा कि जनाब आप ज्यादती कर रही है ना? आपकी तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आए, अखबारात में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन यह कि जब तक आप पेपर वर्क ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ सामने पेश नहीं करते, हम सारा कुछ कर चुके हैं। हमने हर किसी को भेजा भी है, तो वो सारे के सारे लोग माजरत करते हैं। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, स्पेशली जहाँ के एमएनए का, और हम माजरत। ये एमएनए का एक है तो सीक्रेट कि इतने सालों से जो नहीं भाई, ये सीपैक का प्रोजेक्ट है। मेरी गुजारिश नहीं मेरी गुजारिश, ये मेरे मोबाइल में नक्शा में आपने ले लिया। अच्छा, ये मूसा खैल से लेके, मूसा खैल से गुजरेगा मोटरवे, ठीक है, तो मूसा खैल से लेके तो ये जो है हमारा गोजा, ये मोटरवे बनेगा। बेसिकली ये मोटरवे है। अच्छा, यानी हम 4 लेन की सड़क है कि हम लिया जो है वो सीपैक में आ रहा है। हां जी, आ रहा है। ये तो क्रेडिट है ना, ये सीपैक क्रेडिट हमें तो देना, आपको कोई क्रेडिट तो देना, अगर कुछ तो किया है। सीपैक में आ रहा है, सीपैक में आ रहा है। तो सीपैक में बल्कि आपके 2 प्रोजेक्ट है, एक ये जाएगा
एक ये जो कलूरकोट वाला ब्रिज है वहां से गुजर के तो ये 90 ml जो है यहाँ से एक सड़क गुजर के जाएगी। यानी हम नैया दो दो तरफ से सी पैक के साथ हाँ जी बिल्कुल सही है। यानी ये फिर हमारे सियासतदानों का कमाल नहीं, सियासतदानों का कोई कमाल कमाल नहीं। ये प्रोजेक्ट है, चाइना का है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का है। उन्होंने कुछ तजवीज़ दी होगी, कुछ बताया होगा, कुछ जद्दोजहद की होगी। अगर सियासतदान, अगर आप एमपी होते या अगर सियासतदान हम कहते डॉक्टर जावेद ने किया, अगर सियासतदानों को क्रेडिट देते हैं सी पैक तो आसिफ अली जरदारी ने शुरू किया, फिर उनको क्रेडिट दें। ओरिजिनल चेयरमैन चले वो उनको आप दे लें, मैं भी आपके साथ हूं, मैं वैसे ही कह रहा हूं। अच्छा, ये है रेगुलेटरी का जो आपने पीछे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आपके दोस्तों ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है और मैंने वहां पे एहतजाज भी किया है। मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि वहां पे जिन लोगों को डायरेक्ट नुकसान है, 2-3 फैमिलीज हमारी हैं जिनको उधर बड़ा नुकसान है, तो वो भी हमारे साथ आएंगे, लेकिन मैं हैरान हुआ जब वो नहीं आए। अच्छा, तो ये रेगुलेटर जो है अंजम साहब, ये हमारी एक बस्ती है लुड़का, ठीक है, एफ नॉर्थ बंद जो है वो वहां पे जाके ऐसे खत्म हो जाता है। इधर एक बंद आपका ये लिया प्रोटेक्शन है, यहाँ पे जो जगह बन रही थी ना कलोसी, वहां पे उन्होंने रेगुलेटर लगाना है का प्लान किया और वहां पे लगा रहे हैं। अब ये होगा कि जितना पानी उसमें से आता था ना लाला क्रीक में से पानी गुजरता है 50,000 क्यूसेक, ठीक है, आधा लाख क्यूसेक, उसको ये रोकेंगे, 10,000 क्यूसेक मैक्सिमम उसका एग्जिट करेंगे, 40,000 पीछे जो है वो डैम बनाएगा। वो जो डैम बनाएगा तो फिर 3-4 मवाजियात मुकम्मल तौर पे और 3 यूनियन कौंसिल, एक वही हमारी सिमरान अशरफ बेचारी और एक बस्ती शादू खान, ये मुकम्मल तौर पे डूब जाए। इसको अगर बनाना है, अव्वल तो सराय साहब इसको बनना नहीं चाहिए, इसलिए कि इन्होंने एक पानी को रेगुलेट नहीं होना चाहिए, नहीं, इन्होंने खुद एक कानून बनाया है 2010 के फ्लड के बाद कि जो कुदरती आबी गुजरगाहों को रोकेगा उस पे एफआईआर होगी और 10 साल सजा है उसकी। एक बंदे ने इसी लाला करी को, वो अब जिला काउंसिल के चेयरमैन है, रोकने की कोशिश की थी, मार्केट बना के 10 के फ्लड में करोड़ लोगों ने उसके साथ जो सलूक किया था वो सारा जान बाकी, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि ये कुदरती आबी गुजरगाह के को रोकना जो है वो तो जुर्म है, और ये जुर्म तो बरसों से हमारे यहाँ हो रहा है। बस ऐसे अब होगा, लेकिन आपका जब दौर था, पीपल पार्टी का दौर था, आगे ज्यादा सिपर उस जमाने में करेंगे तो ये फ्लड है ना। अभी तो पानी को रेगुलेट करने की जरूरत है ना। उसमें यही होगा कि ठीक है, आगे तो फिर आके बच जाएंगे, पिछले बेचारे मारे जाएंगे। उसकी वजह यह था कि अगर जरूर बनना था तो ये खड्डी करीक जिसको हम कहते हैं, ये इतना दूर नहीं, जिधर ये आप बना रहे हैं उससे 2 किलोमीटर के फासले पे ये दरिया से निकल रही है। अच्छा, मैंने यही सवाल किया, उसको वहां बनाए ताकि सारा पानी दरिया में चले। यही सवाल किया क्योंकि आप दरिया से जो निकालते हैं तो उस पानी को हमने इकट्ठा कहाँ करें, तो हमें दीवार चाहिए, बंद चाहिए, उनके पानी को इकट्ठा करने के लिए हमने झील बनानी, वो कहाँ है? मैंने सवाल किया डीसी साहब मेरे को, वहां में आए थे, तो ये एक टेक्निकल वो है। नहीं, टेक्निकल कोई नहीं है। अच्छा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको इसका रूट दिखाता हूँ। कुदरती झील बनी हुई है, कुदरती वो कोर्स है, जितना पानी इधर आएगा बाकी सारा दरिया में चला जाएगा। कुदरती झील बनी हुई है, कुदरती झील बनी हुई है। डॉक्टर साहब क्या है, यहाँ से नहीं बनी है, तो कोटला जाम से बनी हुई है, बड़ी दूर से। क्या हिकमत अमली है अब पीपल्स पार्टी की इलेक्शन 2018 में? आप जिला के हवाले से पूछ रहे हैं या? मैं इलेक्शन 2018 की नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से पूछ रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं ना? अच्छा भाई, हमारे तो अल्लाह ताला अभी आप देखा, अभी जो सूरत-ए-हाल जो में महमूद साहब जो रिजल्ट मिल रहे हैं, महमूद साहब तो आएंगे, जो रिजल्ट मिल रहे हैं, अभी जो आपका लोकल का रिजल्ट आया, इंतहाई मसले, आज जो सेनेट में जो इलेक्शन हुए हैं वो आज इतने बुरे हालात में के बावजूद मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट था हिमायत याफ्ता वो जीत गया, उसका उन्होंने नाम भी ले लिया और सब कुछ। तो मतलब क्या आप देख रहे हैं, आप लोग क्या कर पाएंगे सियासी तौर पर? जो लोधरा की सूरत हाल है, मैं वो हमारे लिए परेशान कन तो है, इसलिए कि वो पंजाब का कोई भी इलेक्शन, अहमद महमूद साहब का पंजाब का कोई भी इलेक्शन सर, किसी भी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हमें कोई ज्यादा बेहतर, और उसी हल्के से यूसुफ गिलानी साहब भी एमएनए रहे हैं। ये जो हमारे मोहम्मद अली साहब लड़े, इनके वाले साहब भी वहाँ पे 2 दफा एमएनए मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन जिले में तो आपने देखा है, आप अभी खुद फरमा रहे थे, एक सीट पे हमारे पास 6 उम्मीदवार हैं।
तो यकीनन जब एक आदमी तो लड़े, उम्मीदवार ही है ना सर, मैं वोटों की बात कर, मैं तो वोटों की बात, नहीं। उम्मीदवार तो बहुत है। सारे लोग क्रेडिट वाले हैं, सारे वोटों वाले हैं, सारे इलेक्शन लड़ चुके हैं और सारे बड़ी फुटिंग रखते हैं इंशाल्लाह ताला बड़ा नहीं, अभी आप अगर हम आपको अगर आपके जो जिले चेयरमैन है उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, आपके पास दो हैं उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, एक फिर मीरानी साहब है, एक आप, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं दोनों- होता, दो- इफ्तिखार अली बाबर खिजरान साहब ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, बाबर साहब तो चले गए ना, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे सर, इलेक्शन बाबर लड़ा, साहब तो चले गए, became MP। वो तो दावे मुफाकत दे गए आपको। कोई जरूरी नहीं होता कि इलेक्शन जब आप पहला इलेक्शन चौधरी इशफाक साहब ने एमपी का इलेक्शन कब लड़ा था, मजीद नियाजी साहब ने आप कब कह रहे लड़ा? हैं कि वो एनआर के वो आरओज के इलेक्शन थे, आपके जो कुछ भी था, आपके जरदारी साहब बार बार कहते हैं They are elected people now। आइंदा भी अगर ऐसी सूरत बनी फिर क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला अब ऐसा नहीं होगा, हर दफा तो ऐसे नहीं होता। अच्छा, कैसे रहे हमारे एमपी साहब की चीजें देखें, अब हमारे सीएम साहब आए, उन्होंने जनाब सेहत कार्ड बांटे, उन्होंने जनाब एमएम रोड दे दिया, उन्होंने 30-30 करोड़ दे दिए टफ टाइल्स की, और ये सेवरेज का काम उन्होंने शुरू करा दिया, कहते हैं हमें इतना करोड़ों रुपया दे रहा है। तो आप नहीं क्या समझदारी से देखें, कितना अच्छा पार्क बन गया। नहीं, चीफ मिनिस्टर जो थे ना, उनका बड़ा फेल्ड दौरा था, मैंने उससे ज्यादा फेल प्रोग्राम कभी नहीं देखा, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। एमएम रोड लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसका जिक्र भी नहीं किया और लोग उन्होंने क्यों, मैं मामूल उन्होंने किया कि जून तक उसका पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा। नहीं, वो जो है ना, वो इसका उन्होंने कहा है चौका वाली सड़क एमएम रोड, हाँ, एमएम रोड एक लफ्ज भी नहीं कहा। मेडिकल कॉलेज लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल उसका एक लफ्ज भी नहीं कहा। और गन्ने के काश्तकारों को उन्होंने कहा कि मैं शाम से पहले आपको फिट कर दूंगा। गन्ना पहले जो 158 पे बिक रहा था 40 किलोग्राम, अब वो 148 पे उसकी पेमेंट हो रही है। उनके प्रोग्राम पे तो हमें शर्म आती है। आपने फिर उस प्रोग्राम को के हवाले से क्या आपने लोगों तक जाकर लोगों में आ गई और शोर की बात की? मैंने किया है, मैंने उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी भरपूर कॉन्फ्रेंस थी, उसको बड़ी अपनायत मिली है, बड़ी उसको आपके मीडिया में भी लोगों ने उसको बड़ी अप्रिसिएशन दी है। और मैं मामूली सा कारकुन हूँ, मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल न्यूज में लीड्स लगी है। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, अभी आपके अजीज यासर वो भी इलेक्शन में कैंडिडेट हैं, आप भी कैंडिडेट हैं, जिसको भी टिकट मिला फिर आप उसके साथ होंगे। यासर मेरा छोटा भाई है, मैं तो उनके वालिद का भी एहतराम करता हूँ, मैं तो उनके चाचा का भी एहतराम करता हूँ। बल्कि मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मेरे जो पॉलिटिकल अपोनेंट जिनका नाम लिया एमपीए साहब का, तो इन्हीं को वोट दिया था, तो मेरी उनसे पॉलिटिकल एनिमिटी हुई और फिर मैं फांसी के फतह तक गया। इससे ज्यादा तो कोई नहीं सैक्रिफिकेशन हो सकती ना जो आप किसी के लिए देते हैं। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कि आप पूरी अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। तो उसके बावजूद भी यासर मेरे छोटे भाई हैं और उनको पार्टी टिकट देती है, अकोमोडेट करती है, तो मैं तो ये सोचूंगा कि उनके साथ खड़े हो जाना। सोचूंगा कि बस ये उसका यही मतलब है कि मैं तो पार्टी सोचूंगा तो पार्टी जो डिसीजन करेगी तो उसको वे करेंगे। अच्छा, वैसे उनका भी डिसीजन नहीं है कि पार्टी ने किसी को भी टिकट दिया तो हम उनके साथ, उनको भी डिसीजन। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी कैंप लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। अभी भी 4 मार्च नहीं बड़ा, मैं आपको 4 मार्च को है हमारा यहाँ पे बस्ती जाप है। मैं आपको हमेशा इस मामले पे मेरी आप आइडल रहे हैं, आप माशाल्लाह अपने वक्त में से वक्त निकालते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं। मैं जो नशे के इलाके में गया कटाव के हवाले से, तो लोगों को मिला, लोगों ने बताया, वहाँ बड़े बड़े मैंने आपके बैनर्स देखे, हम लोग जाते हैं। तो हमारी जो कटाव के मुतासरीन है, इसकी आप आवाज क्यों बुलंद करते हैं? हमने ये तो वो किया, तो सारा दिन भूखे बैठे रहे, पानी नहीं पिया हमने, और हम आपको देखते रहे, शायद डॉक्टर साहब आएंगे हमारे साथ अपनी आवाज मिलाएंगे, लेकिन आप खैर जी हाँ, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि मैं उस बहुत सारा बड़ा इवेंट मैंने मिस किया। अदरवाइज अंजम भाई हमारा तो नहीं, और उसका क्या हाल है? सिंधु साईं के साथ आप सबके बारे में रेगुलेटरी के बारे में बात जिंदगी का रिश्ता है मेरा, मेरे बाप दादा का, मेरे बल्कि जब मैं उधर जाता हूँ तो मेरा दिल ही नहीं करता मैं वापस आऊँ। मेरा तो यही है कि अगर कभी अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो मैं इन गरीबों का, इन बेबसों का, इन लाचारों का, इन मजलूमों का, जो कि बेसहारा हैं और वांडिंग पीपल है, वांडिंग पीपल से मुराद है खाना बदोश है, हम लोग भी हैं,
हमारी जमीनें हैं, कभी मगरब में होती है, कभी मशरक में होती है, तो कभी हम दरिया के अंदर होते हैं, कभी दरिया के उस किनारे पे, कभी सारे लोग ऐसे। मैंने 40-40 मुरब्बे के जमींदार देखे हैं हमारे, ये आप भी उनका नाम सुना हो, चेयरमैन है यूनियन काउंसिल जकड़ के हाजी तालिब हुसैन भूंगा साहब, और 40 मुरब्बे जमीन के मालिक हैं। 40 में तो ये होता था 20 इधर डूब गया, 20 निकल है। अब जिसका ये है ही एक जी, वो क्या करे थे? तो मैं तो उनका एक शहर बसाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े। आप इस हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, डिमांड करें आप, जरा देखना बहुत से मसाइल को आप इतनी डिमांड्स की हैं, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, इतने मैंने, लेकिन इतने कम से कम 1.5 साल में एक तो बताओ मुतासिर के हवाले से डॉक्टर जावेद कंजाल की कोई खबर मैंने नहीं हो सकता है मैं लगाता हूँ। 1.5 साल में हो सकता है मैंने ना की हो। इंसान एक काम करता करता थक भी जाता है ना, फिर लोग कहते हैं कि इनका ये एक ही काम करते हैं बस, इसलिए हो सकता है मैंने ना की हो, लेकिन मैंने उस पर काम बड़ा किया। मैं आपको बताऊं, काम किया इसी साल भी जो भी बंदा एक डिसलाज हुआ है और वह डिसलाज होके जहां गया है, आप मेरा यकीन करें मैं उसे घर जरूर गया। वो जहां कहीं भी था, फतेहपुर था, चौक मुंडे था, इस शहर से माइग्रेट कर गया। मेरी बड़ी ख्वाहिश और मैं ये जरूर करूंगा, अगर अल्लाह ने मुझे चांस दिया, मैं और कोई काम कर सका या नहीं कर सका, इन गरीबों का एक शहर जरूर बसाऊंगा, और वो इन्हीं का ही होगा जो दरिया के कटाव के मुतासरीन है और दरबदर हो रहे हैं। इनको भी जरूर सहारा दूंगा, और दरिया के कटाव, चाहे मुझे उसके अंदर जिंदा लेटना पड़े ना, दरिया के अंदर कटाव भी आपको रोक के दूंगा। इसका हमारे पास मास्टर प्लान भी है। मेरे साथ एक दफा एक चीफ इंजीनियर साहब है, वो बहुत ही एक्सपर्ट और जबरदस्त आदमी थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। मेरे साथ मेरे MNA और उस वक्त जिला नाजिम भी थे। तो जब उन्होंने कहा कि इसका ट्रीटमेंट ये है, तो वो दोनों कहने लगे ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा। उसने कागज लिया छोटा सा और कच्ची पेंसिल ली, उसने कहा ये देखें मैंने ये इस पे लकीर मारी है। हमने कहा ठीक। वो कहते हैं अगर आपने नहीं बनाना तो ठीक है, अगर आप मुझे करने देते हैं तो ये ऐसे मैं करूंगा, और अगर दरिया से 1 इंच आ गया तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। हर चीज का ट्रीटमेंट है और हम करेंगे, इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इससे हम इसी तरह से पुल को भी बनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह इसको प्रॉपर प्लेस पे बनाएंगे। जो लोग दरियापुर हुए हैं वो मतलब वाड़ा सीधा से लेके तो ढोल वाले था, उनका शहर बसाएंगे, उनको खुशियां देंगे इंशाल्लाह ताला, और दरिया पे कटाव रोक के भी आपको दिखाएंगे। तो मुस्लिम लीग काफ में भी आप कुछ अच्छा आपने मेरी एंजॉय किया? नहीं, मुस्लिम लीग काफ में थे जब जिला काउंसिल के मेंबर थे? नहीं, कभी भी नहीं। जिला काउंसिल के जो लोग मेंबर थे तो मुस्लिम लीग काफी काफ का जो काफ के लोग जो धड़ा था मिशन के दौर में, जो चेयरमैन धड़ा था वो आपका था? नहीं, वो ये है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ा था, चेयरमैन मैं था, वाइस चेयरमैन उनका था, तो इलेक्शन के हम दूसरे महीने आ रहे थे, इलेक्शन हमने इकट्ठे। नहीं, आपका जो वो ग्रुप जो था, जो जिला नाज़िम का ग्रुप था, वो ग्रुप आप थे? ग्रुप तब था जब तक जिला नज़ामत का इलेक्शन नहीं हो गया था। जब इलेक्शन हो गया था उनका ग्रुप था, मैं अपोजिशन में गया था। आबिद अलवी साहब हमारे अपोजिशन लीडर थे, आप उनसे पूछ लें। मुस्लिम लीग को आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, मैंने कर दिया। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी को आपने दोबारा क्यों ज्वाइन किया? नहीं, पीपल्स पार्टी को ज्वाइनिंग ऐसे होता है ना, जब आप एक इलेक्शन, ये है ना जमात के खिलाफ आपने जो प्रोविजन का पूरा दौर था उसमें पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया? पीपल्स पार्टी का नाम मैंने पहले दिन भी लिया है। ज्वाइनिंग इसलिए कि आपने दोबारा ज्वाइन किया? नहीं, जब आप किसी जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ लेते हैं तो दोबारा जाना तो होता है। यानी उसको छोड़ देते ना, जब आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े मैंने तो आप पीपल्स पार्टी से दूर हो गए। मैंने तो छोड़ा था जमात इलेक्शन में हिस्सा ले लिया? नहीं, मैंने नहीं लिया। उस वक्त वो आजाद इलेक्शन था, चांद मेरा निशान था। उस वक्त भी चांद था जब मैंने प्राइवेट असेंबली का इलेक्शन। सारा चांद झूठ था ना आपका? नहीं, हर किसी का अपना था, किसी का आपकी था, किसी का चांद था। जब मैं आजाद इलेक्शन लड़ा प्राइवेट असेंबली, काफ को आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, मैंने दोबारा आपने इसलिए पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया कि पहले आप इलेक्शन लड़ चुके थे, आपने दोबारा फिर? जी ऐसे बिल्कुल। आपकी उस गलती को आपने कहा कि ठीक है जी मैंने मुझसे गलत हो ऐसे ही, और पार्टी ने मुझे मेरे साथ एक दिन भी राब्ता नहीं दिया। जैसे आप छोड़ के चले गए, पार्टी भूल गई? फिर भी जब ये टिकट मिले नियाज जखड़ साहब को और गुलाम फरीद मीरानी साहब को, तो मीरानी साहब मेरे पास आए इलेक्शन की। अच्छा, टिकट अनाउंस हो गया, मीरानी साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी अपॉर्चुनिटी है तो आप पार्टी में दोबारा फाल हो जाए।
फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मार फजल हुसैन सुबरा साहब मेरे चाचा ससुर भी थे, हमारे बुजुर्ग भी थे और वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन मैंने आप मिरानी साहब से पूछ लें, जितना इलेक्शन मैंने लड़ा शायद मिरानी साहब ने खुद भी ना लड़ा। तो आपने दिन रात एक कर दिया, आप उनसे फिर आपने अपनी कमी को पूरा किया ऐसे ना। ये और बात है कि मेरे जो दोस्त थे सारे के सारे जैसा पार्लियामेंट्री क्लास में इलेक्शन लड़ रहे थे, 4-5 जितने थे सारे, कुछ मेरे भाई हैं कुछ मेरे बुजुर्ग हैं, तो मेरे पास हमने कहा कि जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा दूसरे दिन नोटिफिकेशन होगा आपका प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन जिस दिन इलेक्शन हो गया तो मेरे उन्हीं में से एक मेरे छोटे भाई वो एमपी इलेक्ट हो गए। तो उन्हें पार्टी को जाके उन्होंने कहा कि आप मुझे प्रेसिडेंट अनाउंस करें, नहीं तो मैं पार्टी छोड़ता हूँ। वो अपना नोटिफिकेशन लेके आ गए। लेकिन ये चीजें पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पॉलिटिक्स में ये आखिर क्यों ये सब झूठ, एक दूसरे की इलेक्टोरिंग, एक दूसरे को गलत गाइड करना, ये क्यों है हमारे पाकिस्तानी सियासत? बस ऐसे है। लेकिन देखें अल्लाह ताला की मेहरबानी, जहाँ कोई बंदे को थोड़ी सी जगह मिली होती है वो फौरन पार्टी को नजरअंदाज करके वो छान मार देते हैं। बस कुछ रीजन ये है कि हम अभी तक कुछ कम पढ़े लिखे हैं, दूसरा हमारे जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई। लोग इन बातों को बुरा नहीं समझते। अगर लोग बुरा समझना शुरू कर देते हम ऐसे ना करें। लोग बुरा नहीं समझते और हमारे जो कारकुन है वो भी इफ्तार करती जा रही है ऐसे। वो भी बिल्कुल, वो पहले कारकुन करप्ट नहीं था। हाँ, नाउ ही इज बिकमिंग। वो भी आप कहता है कि ठीक है जी बस फिर जिधर से मुझे कोई मिल रहा है कुछ जिधर से, वो यही भी कहता है कि जब जिधर से दाल लगता है लगा। अभी दाव वाली बात है ना कि अभी मेरे पार्टी कारकुनों से जो पुराने कारकुन है उनसे बात, उन्होंने कि आप तो जोरों पर गर्दन डाली, मैं इस पे इशारा नहीं करूंगा कि जब तो करोड़ों रुपया दें और आप उहदेदार बन जाए। ये बात हमने सुनी है, मुझे नहीं पता, मैं सुनी सुनाई बात आपसे पूछ रहा हूँ। बस ये बात हमने भी सुनी है, देखी नहीं है, सुनी है काफी लोगों ने सुनी। पहले था ना, पहले एक बात मैं आपको बताऊं, फाइल होती थी भाई मैं आपको 2-3 बात छोटी छोटी कर दी। जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता था वो प्योर कारकुन होता था, और वो पार्टी का जो कारकुन प्रेसिडेंट होता था वो लीडर के सामने झूठ नहीं बोलता था। ये हमारे सारे पार्लियामेंट्री क्लास के लोग इकट्ठे होकर गए बेनजीर भुट्टो के पास और इन्होंने कहा कि हम सारे के सारे हैं 4-5, आप हम में से किसी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना रहे, ठीक है, जिसको आपका दिल करे। उन्होंने कहा ठीक है। ये अभी सीढ़ियां उतर रहे थे, मतलब पूरे उतरे नहीं थे, जमीन पे नहीं आए थे। तो उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लैया की सीट खाली हुई है तो वो फाइल किधर ले आओ। वो फाइल लेके गई, नहीं था। उनसे पूछा कि क्या मिनट्स आए हैं, उन्हें मिनट देके उन्हें मजीद भुट्टे का ऑर्डर करके, ठीक है, जब ये नीचे नहीं आए थे उसको ऑर्डर पहले पहुंच गया और वो एक पोलिटिकल डिसीजन था। ऐसे मियां नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू ले रहे थे इलेक्शन 1997 में, गुलाम मोहम्मद सिबाग साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे, तो उनसे पूछा उन्होंने जिले की सूरत में, कहा जी गुलाम अहमद खिन साहब इधर अच्छे उम्मीदवार हैं। तो फिर वो उन्होंने इंटरव्यू शुरू किया तो गुलाम अहमद खिन साहब गए, तो उन्होंने कहा कि जी खिन साहब आपका टिकट हो गया, तो साथ में हम सिवाग साहब को, उन्होंने कहा जी अगर ये उम्मीदवार है तो मैं नहीं लगता, फिर तो मुझे भी हरा देंगे। तो मियां साहब ने कहा कि गुलाम मोहम्मद सिवाग साहब आप की तो इनके बारे में ये कह रहे हैं कि अगर ये उम्मीदवार मैं नहीं लड़ता। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, मैं कमजोर उम्मीदवार हूँ और मेरी मौजूदगी में ये बंदा भी हारेगा, ये भी हारेगा, ठीक है, लेकिन इनकी राय ठीक है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अगर ये और आप मिलके मेरे लिए काम करें तो मैं जीत जाऊंगा। मैं अगर जीत जाऊं तो मुस्लिम लीग को फायदा पड़ा होगा। तो मियां साहब को कितनी बात क्लिक हुई, उन्होंने कहा जी खिन साहब हम आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा जीत जाएगा, और वो जीत भी गई। तो प्रेसिडेंट सदाना वो हमारा नुमाइंदा था और वो झूठ नहीं बोलता था। अब तो मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरे दोस्त सारे पोलिटिकल कारकुन है मेरे लिए, बिशारत रंधावा वो उनका टिकट होल्डर था, पीटीआई का सदर है। ये मेरे दोस्त हैं फयाज सुबेरा साहब, मेरे तहसील के सदर थे पीपल्स पार्टी के, अब वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई, ठीक है। आबिद इतना जयद कारकुन था कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में ये मेरे साथ बैठा हुआ था, लोगों की तरफ से जिम्मे होता था
कि आपने आबिद की इंसल्ट करनी है। ये अपोजिशन लीडर था आबिद अली। तो वो बंदा जिसके जिम्मे था वो खड़ा होके, तो उसने थप्पड़ मारा नहीं है लेकिन उलारा जरूर है 2-4 दफा। मतलब है कि अब को मारने के लिए ह्यूमिलेट करने की पूरी अटेम्प्ट की जाती थी ना। और जिन्होंने थप्पड़ उलारा उनको टिकट मिल गया, और जो उनके लिए खाता रहा वो पार्टी से बाहर है, उसकी उन्हें सदारत कदम कर दी। जब पार्टीज की ये सूरत हाल हो जाएगी तो फिर वर्कर तो बेचारा। अच्छा, यहाँ एक सवाल मैं आपसे, आप जिन लोगों के रवैयों की वजह से आपने एक मज़ामती सियासत का आगाज किया, एक वक्त है आप उनके साथ। जी ऐसे है, बस वो कभी कभी आप ऐसे करते हैं कि अपना अंजुम साहब के, या तो आप स्ट्रगल करते करते शायद थक जाते हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि अब रवि उनको एटीट्यूड्स को चेंज करना चाहिए, अब ये जो मामलात है ना इनको थोड़ा बेहतर होना चाहिए, वाइंड अप होना चाहिए। मैंने ये कोशिश की थी लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हुई। वो फिर 2 महीने हम ना चल सके, फिर उसका खैर मुझे नुकसान भी बड़ा हुआ पॉलिटिकली, लेकिन वो मैंने अटेम्प्ट की थी। मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी नहीं थी। अच्छा, अभी पहले इलाके सभा तौर पर आपको जखड़ ग्रुप का बड़ा हामी समझा जाता, फिर एक किंग ग्रुप के साथ आपकी एफिलिएशन हुई। अब इलाकाई बुनियादों पर क्या पार्टी के अलावा पार्टी के से दूर रहते हुए ग्रुपिंग है? इलाके हवाले से मलिक नियाज अहमद जखड़ साहब जो है वो, उनसे बहुत करीबी ताल्लुकदारी रही है बड़ा अरसा। और उनके जो मलिक इफ्तिखार जखड़ साहब हैं वो हमें करीबी दोस्त समझा जाता रहा है। तो अभी भी कहा जाता है कि हमारे अच्छे टर्म्स हैं एक दूसरे के साथ, पर मैं पॉलिटिकली फैमिली से प्यार भी करता हूँ और मैं रेस्पेक्ट। अच्छा, वैसे तो लेफ्ट के कारकुन आप तो पसंदीदा की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव तब्दीली की बात करते हैं, आम आदमी की, यानी आम आदमी है, आम आदमी के इक़्तिदार में आने की बात करते हैं। ये जो मल्टी क्लास खेल खेलती है सियासत में, ये कैसे आप तब्दीली लाने की तो कर सकते हैं? ये अपना भी मैं आपकी बात को सेकंड मानता हूँ। मेरी जो कोई जिंदगी में फेलोर्स मैं समझता हूँ ना, कोई नाकामी मेरी हुई है, तो उसमें यही थी कि मैं बतौर वर्कर पहले दिन एंटर हुआ था ना पार्टी में, तो वर्कर के तौर पे ही कंटिन्यू करना चाहिए था अनटिल कि मैं कामयाब हो जाता या मैं नाकाम। दरमियान में मैंने ये जो ग्रुपिंग की बात आपने की है, इलाकाई ग्रुपिंग, इलाकाई, तो उसका आई गॉट लॉसेस। और भुट्टो साहब के भी सेम है, उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की थी एक आम आदमी की, फिर वो 77 में टिकट और ले आए सारे बड़े लोगों को, वो ना उधर के रहे थे ना उधर के। और मैं आपको बताऊं कि ये जो जिसमें मेरा छोटा भाई मानी इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें पार्टी ज़ाहिर है मुझे बड़ा इंसिस्ट करती रही थी कि आपके पास वक्त भी है यार। उस वक्त मैंने 10-12-15 हज़ार वोट ले जाने, ठीक है। उसमें यही फिर जो फैमिली की मैंने बात की, मार्फत साहब लड़ रहे थे, तो थे तो हम पार्टी के साथ, लेकिन उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कारकुन है, जो आम कारकुन है, अगर वो रिवायती सियासत का हिस्सा बनता है तो फिर वो कहीं का रहता नहीं रहता, ऐसी बात है। तो हमारे कारकुनों को ये सोचना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन अभी भी हम उसी अंदाज में, वो हमारे साथ उसी अंदाज हम सोचते हैं। अभी वो हमारे से सबक हासिल करें, उन्होंने स्टार्ट किया, आपने शुरू कर लिया, मैंने ले। अच्छा, आपने ले। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने वो जैसे दाल दलिया होता है ना, मैंने ग्रुपिंग में भी दाल दलिया अपना बहरहाल किसी हद तक बना लिया। मैं अपने आप को इतना कामयाब आदमी नहीं समझता, लेकिन इतना नाकाम भी नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आपको ग्रुप में तो कुछ नहीं दिया। आप जो अगर चेयरमैन बने हैं, 2400-2500 वोट लिए हैं, तो जो आप काम कर रहे हैं, शायद मैं समझता हूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंट होते तो आप तो शायद मेरा इससे ज्यादा होता। लेकिन पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि आप अपने दामन पे मोहर लगवा लेते हैं, वो मोहर आप नुकसान देते, अभी उतार दी, जैसे नजरियात की मोहर हो ना, अभी मोहर उतार दी। अच्छा, हमारे खिज़र साहब इस्लामाबाद से आपके को देख रहे हैं और करें जी, ये आपकी पार्टी ने और सभी पार्टियों ने हमारे थल को इग्नोर किया हुआ है। हमारे यहाँ हमारी थल की तरक्की की कोई बात नहीं करता, हमारी थल के हवाले से कोई इश्यूज को उजागर नहीं किया जाता। आप क्या इस बारे में कहते हैं? मेरे से अगर आप मेरे मैनिफेस्टो पे क्वेश्चन करते हैं ना,
खैदर भाई को। ये मेरा जो मैनिफेस्टो है उसमें दरिया बुर्दगान का मैंने डिस्कस कर लिया कंप्लीट। दरिया बुर्दगान, उनके आबादकारी, दरिया का कटाव और तौसा गलिया तौसा ब्रिज, ये जो हमारा इसमें मेरी पहली प्रायोरिटी थर्ड डिवीजन होगा। थर्ड डिवीजन और पंजाब की तकसीम, उस पर जो कुछ मैं काम कर सकूंगा। पंजाब की तकसीम मैं लिसानियात, रूहानियत, इलाकियात हर चीज से हट के ये समझता हूँ कि हमारे लिए पंजाब की तकसीम चलो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे सही, उसका नाम बेशक आप जनूबी पंजाब रख लें, हमें कोई इसमें गिला नहीं है। जरूरी नहीं आपने सराइकी पंजाबी अलग, आप सर हैरान होंगे। ये और थर्ड डिवीजन, उसके साथ मेडिकल कॉलेज। वो मेडिकल कॉलेज मेरा एक ख्वाब है। जैसे हमारे कई दोस्त हैं ना, जी मेरा ख्वाब है मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, अल्लाह करे उनका पूरा हो। हमारे सियासी कारकुन है हमारी तरह, मैं उनको भी अप्रिसिएशन देता हूँ। मेरा एक ख्वाब है कि मैं डॉक्टर हूँ, मतलब मेरा एक प्रोफेशन है। मेडिकल कॉलेज, थर्ड डिवीजन, पंजाब की तकसीम और एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये जो आप यहाँ से गुजरते हैं अपना ये भागल नहर से तो चौक आजम था और उधर चले जाते हैं आप धोरी अड्डे तक, ये सारे का सारा जंगलात का इलाका बेकार पड़ा हुआ है। जंगलात का एक वहां पे दरख्त भी नहीं है। वहां पे अगर आप एग्रीकल्चर के नाम से यूनिवर्सिटी बना देंगे, डिपार्टमेंट बनेंगे, वहां पे डिपार्टमेंट वाले दरख्त खुद लगाएंगे, प्लांटेशन होगी, ग्रीनरी आएगी, इलाका अपलिफ्ट होगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल कर लेते हैं, सेहत से आपका ताल्लुक है, डॉक्टर रहे हैं, क्या देखते हैं हमारे यहाँ जो लिया हॉस्पिटल DHQ में और हमारे नवाशी हॉस्पिटल में बहुत सी तामीरात हो रही है, बहुत सी जाती है, बहुत सारा रश होता है और लोग जो है ना कि एक दूसरे पे गिरे पड़े हुए होते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या आप देख रहे हैं कि क्या बेहतरीन सारा बहुत ज्यादा नहीं, ये पैसे जैसे खाने का चक्कर है, कोई बेहतरीन आपने कभी विजिट किया? मैंने देखा है, मैंने रिपोर्टें भी पढ़ी हैं आजकल, वो फेसबुक पे अली जान की चल रही है और उनकी टीम की भी, पता नहीं आपने भी देखी। ये कोई ऐसे नहीं है तो पैसे खाने का बहाना है, इसका कोई फायदा नहीं। स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं इन लोगों की, कुछ भी दवाई दी जा रही है ना कुछ स्क्रीनिंग, ये सारी फजूल किस्म की दवाइयां जो कोई भी नहीं खाता, जो खाता है वो मर जाता है। अच्छा सर, एक और बात, आजकल अदालत आलिया बड़ी एक्टिव है सियासतदानों। आप भुट्टो साहब की शहादत को आज तक नहीं भूले आप, कंधों में उठाए कर रहे हैं। यस, क्या ख्याल है हमारे यहाँ सियासी फैसलों में अदालत का कोई किरदार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसलिए तो बेनजीर भुट्टो ने खुद कहा था। हमारी बात को एक्चुअली लोग 50 साल बाद समझ, बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए और होनी चाहिए, और उनकी जो फार्मूलेशन है, उनका जो फॉर्मेट है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो जैसे बननी चाहिए, उनका भी कोई और मैकेनिज्म हो, वो यही जो इश्यूज हैं इनको एड्रेस करें। आम मुकदमात हैं और दूसरी अदालत से, तो बेचारे के किसी ने सुनी नहीं थी। आज जो जिन्होंने कहा था, और कौन सुनता है उसकी पार्टी कह रही है सब ठीक हो रहा है। नहीं, पार्टी ने कभी नहीं कहा। आप मुझे एक बयान भी कह दें, हम ये कहते हैं कि जो कोर्ट कर रही है तो हम उस पर बहस नहीं करते क्योंकि अदालत कर रही है, ठीक, ये कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे लिया के लोगों को? आज आपने माशाल्लाह खासा टाइम दिया। मैं यही कहूंगा कि 2018 का इलेक्शन आ रहा है तो शऊर और आगाही को वोट दें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तयन करके कि कौन हमें फायदा दे सकता है, कौन हमें नुकसान दे सकता है, किसकी सोच अच्छी है, किस सोच का हमें साथ देना चाहिए, उसके बजाय जहालत को फरोग ना दें। मैंने मोहतरम सुना आपने डॉक्टर जावेद पिंजाल का पैगाम कि जहालत को वोट न दें, सोच और आगाही के साथ अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इलाके के लिए, तरक्की के लिए वोट दें। ये थे हमारे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। सामईन मोहतरम, प्रोग्राम कैसा रहा? आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह निगहबान।